बात करेंगे बंगाल की। विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाने हैं। पहले चरण को मतदान को लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के कई कद्दावर नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाले रखी। वहीं टीएमसी से ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी ने मैदान में हुंकार भरी और लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। पुरुलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी। मौके पर शाह ने बंगाल की दुर्दशा और पिछड़ेपन के लिए ममता दीदी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बंगाल के विकास के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सपना सोनार बांग्ला का सपना जरूर पूरा होगा। स्वागत। यहां पर पीने का पानी घर के अंदर नल से मिलता है क्या, बताइए? मिलता है? मिलता है? मैंने यहां की जांच करी है, फ्लोराइड युक्त पानी दीदी पिलाती है आपको। ये हमारे युवा भर जुवानी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती। यहां पर बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यहां पर उद्योग लाने के लिए पहले ये वामपंथी सरकारों ने उद्योग को बंद कराने का काम किया और दीदी ने भी उद्योगों को भगाने का काम किया। मित्रों, ये लोग कम्युनिस्ट हो चाहे दीदी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लोग रोजगारी नहीं दे सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोजगारी अगर यहां के युवा को चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए। आज सूखे प्रत्याशी को आपका आशीर्वाद दीजिए। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को जीता। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर किया, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। मगर ये दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके। वहीं दक्षिण 24 परगना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दीदी से पूछा कि वो भगवा रंग से इस कदर क्यों घबराती हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में डबल इंजन सरकार से विकास होगा। भाई भतीजावाद के कारण बंगाल में अब तक विकास नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। आज बंगाल में उद्योग नहीं लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए।
अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास यूपी के अंदर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को दक्षिण ভুল বোঝাবে তাহলে মনে রেখে দিও একবার সব জিনিস একবার মানুষ আর একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা ममता बनर्जी ने दावा তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর চোর আমি ডাকাত আমি খুনি আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি আর তুমি শালা খুনিদের রাজা খুনিদের জমিদার ডাকাতদের জমিদার সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। পিএম কেয়ারের নামে টাকা তুললে কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। কোল বিক্রি করে দিচ্ছ, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। আর সরকারি কর্মচারীরা জেনে রাখুন, ত্রিপুরায় গ্র্যাচুইটিও তুলে দিয়েছে ক্ষমতায় এসে বিজেপি, প্রভিডেন্ট ফান্ডও তুলে দিয়েছে, গ্রুপ ডি সব ক্যাজুয়াল করে দিয়েছে, কন্ট্রাকচুয়াল করে দিয়েছে, 10,000 টিচারের চাকরি খেয়ে নিয়েছে। আসামে 14 লক্ষ বাঙালিকে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभाओं और रोड शो का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी के तहत गुरुवार को शलतोरा विधानसभा क्षेत्र में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी चंदना बावरी महागुरु के पक्ष में रोड शो कर लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम भी दिखा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, आज का दिन काफी अहम रहा। कई बड़े बड़े दिग्गज बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और उधर ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाले रखा। क्या कुछ रहा आज? क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं पहले चरण के चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल। आज देखिए, पहले चरण का चुनाव का जो है कि प्रचार समाप्त हो चुका। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की जाएगी और आप कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के लिए, इसलिए कि आज मिथुन चक्रवर्ती, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं ने जो है कि प्रचार प्रसार किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। और कह सकते हैं कि जो प्रथम चरण के जो मतदान होने वाले हैं 27 तारीख को, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। 30 विधानसभा हैं जहां पर जो है कि इलेक्शन होंगे। सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये आज है कि मतलब जो सारे नेताओं ने जमकर ममता बनर्जी पर, भाजपा के नेताओं ने निशाना साधा। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी ने जो है कि पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा रहा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए आज बहुत बड़ा दिन रहा, अहम दिन रहा। और क्या कुछ और मुकम्मल तरीके से तैयारियां हैं हम जानेंगे। हमारे साथ दीपक भट्टाचार्य हैं जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर हैं पश्चिम बंगाल में, उनसे जानने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जो आज पहला चरण का मतदान जो होना है उसके लिए प्रचार प्रसार का जो है सारा काम समाप्त हो चुका है। आज बड़े नेता जो पहुंचे यहाँ, उसका असर क्या कुछ होगा, सबसे पहले ये बताइए ना। उसका असर तो बहुत पड़ेगा क्योंकि प्रथम चरण का आज अंतिम दिन था प्रचार का। उस दौरान जैसे कि अमित शाह आए हैं और आपके योगी आदित्यनाथ आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती भी उतरे मैदान पे और गौतम गंभीर भी रहे हैं। तो ये इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। उसका असर तो दिखेगा क्योंकि टीएमसी की तरफ से भी ताकत झोंकी गई है, उधर से भी कई तरह के प्रचार करे गए हैं। जो कि प्रथम फेज का लास्ट दिन था आज, तो दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई है और हर मामले में विकास के मुद्दे भी उठाए गए हैं खूब जोर शोर से। आरोप प्रत्यारोप भी चले हैं, लेकिन इसका असर पड़ेगा, इसका असर तो पड़ेगा। सवाल बताइए कि मतलब आज ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार अकेले प्रचार कह सकते कर रहे हैं। उनके मुकाबले में जैसे आज राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग यहाँ पहुंचे, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? जिस तरीके से ममता बनर्जी लोकल की बात कर रही हैं, बंगला
की बात कर रही हैं, तो क्या कुछ असर पड़ सकता है ऐसे में? ना देखिए, ममता तो शुरू से कहती आई है कि मैं अकेली हूं और अभिषेक सेकंड पोजीशन में है, और जबकि अभिषेक को ही प्रोजेक्ट करा जा रहा है मुख्यमंत्री के हिसाब से, तो ये दोनों अकेली है। ममता पहले से भी अकेली कह रही थी, ये तो कह रही थी कि बाहर के कितने भी लोग आ जाएं, कोई भी नेता आ जाए, कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, हमारे बंगाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बाहरी हैं, हम लोग बंगाल के हैं, यहाँ के धरती पुत्र जो कहलवाते हैं धरती पुत्र हैं, और हमारे हिसाब से ही काम चलेगा, और हम लोग ये विकास करते हैं, बाहरी लोग विकास नहीं करते, वोट के समय में आते हैं और वो लूट खसोट करके चले जाते हैं। 2016 की अगर हम बात करें तो हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि हम अकेले हैं, अकेले लड़ेंगे। उनके मुकाबले में बहुत सारे नेता ही पहुंचे थे, बावजूद इसके ममता बनर्जी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। तो इस बार क्या लगता है, 2021 से भी है, ऐसे में क्या लगता है आपको? 2016 में बीजेपी बहुत नीचे स्तर पर थी, और क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी ने बढ़त बनाई। आज नहीं जीती, वहां भी उनकी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त। अब उसका फायदा हम लोग 21 में लें, और लगभग बहुत विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है, और इसमें ये मान के चलिए कि इसका असर तो दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं। लोकसभा का चुनाव का तरीका अलग, विधानसभा का अलग। 27 तारीख को जहां पर इलेक्शन होने हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सीधा मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी के सामने में या कांग्रेस के सामने में, क्या कहेंगे आप? देखिए, 5 जिलों में है, जिसमें कि आप बांकुड़ा हुआ, झारग्राम हुआ, पूर्व मेदिनीपुर हुआ, और आपके 1-2 जिले और हैं। 5 जिलों में कुल 30 सीटों पर चुनाव है, और 30 सीटों में 30 सीटें ही, और जो सेकंड फेज की और 30 सीटें, 60 सीटें हैं। ये 60 सीटें बीजेपी के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, और दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस 60 सीटों पे या पहले फेज में जो 30 सीटें हैं, इस पे जो जितनी ज़्यादा सीट जीत सके, 30 सीटों में जितनी ज़्यादा सीटें हो, उसका असर ये बाद के चुनाव में या सरकार बनाने में पड़ेगा, उसका असर दिखेगा भी। कौन कौन ऐसे दिग्गज नेता है जिनकी किस्मत दांव पर लगी 27 तारीख को? ना, 27 तारीख को कोई वैसे बड़ा स्तर का नहीं है। फिल्म स्टार है, हिरणमय चट्टोपाध्याय हैं, जैसे खड़गपुर से हैं, और बाकी सब अपने जैसे पुराने नेता लोग हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं। सेकंड फेज में ज्यादा दांव वाले नेता हैं। इलेक्शन कमीशन की तैयारी थोड़ा बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन की पूर्ण तैयारी है, और उनको इस बार आज भी कहा गया है कि सीमाएं सील करने के लिए कह दिया गया है, सेंट्रल फोर्स की बढ़ोतरी करिए, नाका चेकिंग, जो बार बार ममता का जो आरोप है, बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं, आते हैं, नोट लेके आते हैं, नोट बांटेंगे, वो कई जनसभा में बोल रही है कि बाहरी व्यक्ति आएंगे, नोट देंगे, नोट ले लेना और किसी को वोट मत देना। लेकिन इसी को देखते हुए, आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सीधा कहा है कि सीमाएं सील करें, नाका चेकिंग करें। डीएम एसएसपी को सख्त हिदायत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई वायलेंस चुनाव में नहीं होना चाहिए, और किसी तरह का बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इस हमारे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, उनको भी सख्त हिदायत है, और सीधे सीधे संपर्क में चुनाव आयोग के हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आफ्ताब, वाकई में सीमाएं सील की गई हैं और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा गया है, लेकिन चुनाव के पहले जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा सकता है कि ध्रुवीकरण की कोशिश होती दिखाई दे रही है। हम अपने दर्शकों को पहले सुनाते हैं कि किस तरह से टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के नेता की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिया गया है। তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করতে হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় যাবে ভারতবর্ষে এই 70%? तो बीरभूम में टीएमसी नेता शेख आलम ने यह बयान दिया है और सीधे सीधे प्रतिशत की बात करते हुए पाकिस्तान बनाने की बात भी कह दी है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी इतनी है कि हम अभी भी हिंदुस्तान में 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। वहीं इस पर बीजेपी ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने क्या ट्वीट किया, यह भी दिखाते हैं हम। तो शेख आलम के बयान पर पलटवार किया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर कहा है
तो इसे ध्रुवीकरण की कवायद बताया जा रहा है। तो आफ्ताब, चुनाव से ऐन पहले इस तरह का बयान और उसके बाद बीजेपी का इस पर हमला बोलना, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अब ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। लगता है टीएमसी भी यह संदेश देना चाह रही है कि ध्रुवीकरण करिए, आप एकजुट होकर वोट करिए। बीजेपी भी ये मैसेज देना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की कोशिश कहा जा सकता है इसे। आफ्ताब, क्या कहेंगे? बंगाल की सियासत में प्रथम चरण के चुनाव से पहले इस तरह से होना कई सवाल खड़े करता है। तो एक बड़ा बयान है। ऐसे नेताओं पर तुरंत चुनावी प्रतिबंध लगानी चाहिए, उन पर तो आपत्तिजनक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। वीरभूम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता शेख आलम ने यह आपत्तिजनक बयान दिया है। उसके बाद बंगाल की सियासत में उनका यह वीडियो काफी वायरल होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई है। तो हम आपको बता दें कि बंगाल में एक तरफ जहां पहले चरण का चुनाव थमने से पहले कई दिग्गज यहां पहुंचे, योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता, अमित शाह ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ पहले चरण के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश भी होती हुई दिखाई दी है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, चुनाव आयोग को इस तरह के बयानों पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन को फौरन इस शेख आलम पे कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। तो ऐसे में टीएमसी के नेता हैं, ममता बनर्जी को भी चाहिए कि ऐसे नेताओं पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को तुरंत उनके चुनाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देश हिंदुस्तान है, ये टूटने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने खासतौर पर इसे मुद्दा बनाया है और इलेक्शन कमीशन से मांग की है और जनता से कहा है कि ऐसे लोगों को वोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्रुवीकरण की बात बेहद खास कह सकते हैं और कभी जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है ये देश के लिए दुर्भाग्य बयान है और ऐसे नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी कई बड़े नेता ऐसे हैं जो देश तोड़ने की बात और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं राजनेताओं को बचना चाहिए और जो आम वोटर हैं उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि पहले देश है तभी हम हैं। बिल्कुल। एक और फेसबुक पे एक फेसबुक पोस्ट भी आज बंगाल की सियासत में खूब वायरल हुआ जिसमें एक युवक ने यह लिखा है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर उनकी पिटाई कर दी गई। तो वाकई में पहले चरण के चुनाव से पहले इस तरह की बातों का आना कई सवाल खड़े करता है। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, गंगा जमुनी तहजीब है, देश की खूबसूरती है। जय श्री राम का नारा लगाना किसी पर जबरन नहीं है और अगर जय श्री राम का नारा लगाने के बाद पिटाई होती है तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों आखिर उससे किसी को मारपीट कर रहे हैं आप। ऐसे चुनाव आयोग को कम से कम इस पर नजर रखने की जरूरत है। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं संघर्ष और जिस तरीके से कई इलाकों में खबरें आ रही है कि टीएमसी के नेता जो है कि हमला कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर, तो ऐसे मामले अभी आएंगे। ऐसे में जो है कि डीएम एसपी को खास तौर पे प्रशासन को नजर रखनी पड़ेगी, वरना पश्चिम बंगाल के साथ दूसरे राज्यों में अगर देखें तो कई बार ऐसे हालात हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसका सबूत साफ तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, तभी जो है कि जो मामला है और जो सही दिशा में इलेक्शन होगा और नहीं तो इसका अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। जी चलिए आफ्ताब, देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण के चुनाव में अब चंद घंटे बचे हुए हैं। चुनाव आयोग कितना मुस्तैद है, कितना पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बल के जवान किस कदर तैयार हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव
हिंसा के बिना पूरे नहीं होते। हर बार के चुनाव में, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हिंसा की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं। यह भी देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बल किस कदर प्रथम चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सफल रहते हैं। आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां एक तरफ रेस हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और अब हर किसी को इंतजार है कि जब वोटिंग शुरू होगी तो आलम क्या कुछ रहता है और चुनाव आयोग शांतिपूर्ण वोटिंग कराने में कितना सफल रहता है।